दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे शीटेट जुलाई 2023 को टारगेट करते हुए आपकी जो ईवीएस क्लासेस चल रही हैं उसमें एक क्लास आपकी हो चुकी है। आज क्लास नंबर आपकी सेकंड रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हुए चलेंगे एंड हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत यूजफुल, बहुत काम के हैं। एंड क्लास थोड़ा आपकी लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे विशेष पौधे कौन से हो गए, जानवर कौन से हो गए, है ना, और मानव शरीर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत गजब के हैं, बहुत कमाल के पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको समझते हुए चलेंगे डेफिनेटली आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम जानेंगे कि जैसे कवक क्या होते हैं, उनसे क्या हानियां, पादप जगत एंड पौधों के प्रकार, शाख, झाड़ी, वृक्ष। ठीक है, और पौधों के भागों के बारे में जानेंगे, जड़ों के क्या प्रकार होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत ही आसान भाषा में इनको समझते हुए चलेंगे। एंड जैसे कुछ विशेष पौधे आपके क्रोटन हो गया, पीपल है, बरगद है, केला है, निपेंथिस घटपर्णी है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेगिस्तानी ओक हो गया, खेजड़ी, नीम, तुलसी, इस तरीके से इन सारे ही कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। कुछ विशेष जानवर जैसे आपका बाघ हो गया, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, हाथी हो गया, है ना, पेंगुइन हो गया, व्हेल, सांप, इस तरीके से हम अगर आप ये क्लास लास्ट तक देख लेते हैं, आपको अल्लाह मान के चलिए आपकी आधी ईवीएस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हमारा है सजीव जगत का। सभी सजीव श्वसन करते हैं भाई, जितने भी सजीव हैं, जिनमें भी जान है, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, वो सांस लेते हैं। सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है। सांस लेना किसका भाग है? सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है। जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं। मान लीजिए जब हम सांस लेते हैं, आपने सांस ली तो आपने अंदर कौन सी गैस खींची? ऑक्सीजन। और जब सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस जो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 या 16 से 18 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है बार सांस लेता एवं छोड़ता है। जैसे हम आप वयस्क हैं। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती। भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसी में फेफड़े के द्वारा होता है, किसी में जो है कि त्वचा के द्वारा होता है। तो सब में जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। जो पौधे हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र जो कि दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। जो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। ये प्रक्रिया किसकी है? पौधों की है। परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस चल रहा होता है, तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो सूर्य की उपस्थिति में केवल दिन में होता है, जबकि जो श्वसन क्रिया है वो तो रात दिन बराबर होती है। ठीक है, प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। मेन सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर आर प्लांट्स। ठीक है, एक बार आप रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपका जो है आप समझ जाएंगे और एनफ रहेगा आपके लिए। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आइए समझते हैं उद्दीपन क्या है और फिर अनुक्रिया क्या है। हमारे
आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। कैसे, डिटेल में समझिए। देखिए, जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, यानी कि गर्म वस्तु को छूते ही हाथ पीछे की तरफ खींचना, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो गई। काकरोच रोशनी देख करके छिप जाता है, यानी कि रोशनी को देख करके काकरोच का छिप जाना, काकरोच का छिपना उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो गई। अपने मनपसंद व्यंजन को देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, गोलगप्पे देख करके मुंह में पानी आ जाता है। ये ऐसे बहुत सारे हमारे मनपसंद व्यंजन होते हैं जिनको देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो क्या हो गया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो गई। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं। छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा, उसको छू दो तो तुरंत उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। जैसे गुलमेंदी हो गया, के पीछे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। इन उदाहरणों में उद्दीपन कौन कौन हो गया? जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हाथ पीछे की तरफ खींचना, तो इसमें उद्दीपन आपका गर्म वस्तु हो गया, हाथ पीछे की तरफ खींचना आपका अनुक्रिया हो गया। रोशनी देख करके काकरोच का छिपना, रोशनी जो है आपका वो उद्दीपन हो गया और काकरोच का छिपना आपका क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। मनपसंद व्यंजन जो है वो यहाँ पे उद्दीपन है और हमारे मुंह में जो लार आई वो हमारी अनुक्रिया है, वो उसके प्रति प्रतिक्रिया है। सूरज का छिपना उद्दीपन है और सूरज के छिपते ही फूलों का बंद हो जाना अनुक्रिया है। ठीक है, आप समझ गए, उद्दीपन और अनुक्रिया समझ गए। देखिए, सजीवों में इंद्रियां भी होती हैं। मुख्य रूप से जंतुओं में निम्नलिखित 5 इंद्रियां होती हैं। आपकी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख आपकी देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक से सूंघने का काम करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से हम महसूस करते हैं। ये 5 इंद्रियां होती हैं। विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। अलग अलग जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे समझिएगा, चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। जो चींटियां होती हैं वो अपने समूह की चींटियों को जो वो पीछे अपनी गंध छोड़ते हुए चलती हैं उससे पहचान लेती हैं कि ये हमारे परिवार की है, ये हमारी पड़ोसन है और ये हमारे समूह की है। ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। जैसे कि रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी मादा को, सीधे भाषा में कहें, अपनी स्त्री को किससे पहचान लेता है, उसकी गंध से। यानी कि यहाँ पे वही बात ठीक बैठती है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। वो बात यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है। खुशबू से पहचानने वाला रेशम का कीड़ा है, मादा उसकी चाहे जहां भी रहे वो पहचान लेगा कहाँ गई है। कुछ पक्षी जैसे बाज हो गया, गिद्ध है और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। बाज, गिद्ध, चील, इनकी जो दृष्टि है वो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं। ठीक है, पक्षी जो होते हैं वो एक ही वक्त में एक साथ 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। एक साथ 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। बीच में सिर होता है, एक आंख इस साइड होती है, एक आंख इस साइड होती है, बीच में सिर होता है। इस आंख से इधर की वस्तु देख लेते हैं, इस आंख से इधर की वस्तु देख लेते हैं, इसलिए एक समय में 2 चीजों को देख लेते हैं। परंतु इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी गर्दन को घुमा करके अपने आसपास देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है। आगे बात करते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के कान जो होते हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते। जैसे हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है और करता भी है। दूसरी बात है, जो सांप है वो आपका सुन नहीं सकता, सांप सुनता नहीं है,
परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है कि कोई लाठी लेके मुझे मारने आ रहा है, और वो तुरंत दौड़ लेता है, या तो दौड़ लेता है या फिर आने वाले को रपटा देता है। वो सुन नहीं रहा है, उसके पैरों की आवाज नहीं, धरती पे हो रहे कंपन को महसूस करता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, बिना टॉर्च जलाए हमें पहचान लेते हैं कि हमारा जो भोजन है वो कहाँ है ना। और कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, ये जहाँ ये मलमूत्र करके आते हैं वो पहचान लेते हैं जाकर के कि ये हमारा ही क्षेत्र है, हमारा ही, कुत्ते पहचान लेते हैं कि हमारा ही इलाका है। मेंढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रात्रिचर, रात्रिचर उसको कहते हैं जो रात में जागने वाले होते हैं। ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं एवं पक्षी केवल सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। क्या? रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, जैसे आपका उल्लू हो गया, रैकून हो गया, ये जो रात में जागते हैं सिर्फ काला और सफेद रंग देखते हैं। ओके, बाकी रंगों में ये भेदभाव नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। अगला है, सभी सजीव गति करते हैं। जीव जितने भी हैं सभी गति करते हैं। कुछ जंतु चलते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, शेर है, कुत्ता, बिल्ली आदि। इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। भाई चलने के लिए, हिला और मूवमेंट करने के लिए, है ना, उठने बैठने के लिए हमारी जो हड्डियां हैं उनमें क्या है, संधियां हैं, है ना, कब्जा लगे हुए हैं। जैसे हमारे दरवाजे में नहीं कब्जे लगे होते हैं, वैसे ही कब्जे लगे होते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली कुछ संधियां हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कंदुकखलिका संधि हो गई आपकी। इस प्रकार की जो संधि है, इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। जहां पे कंदुकखलिका संधि होती है उस अंग को हम प्रॉपर तरीके से चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। ये संधि हमारी कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। इसमें अपने हाथ को पूरी तरीके से चारों तरफ घुमा लेते हैं। हिंज जिसको होती है उसको कब्जा संधि के बोलते हैं। इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति होती है। ये संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। जैसे आप अपनी कोहनी को चारों तरफ नहीं घुमा सकते, है ना, ऊपर नीचे कर सकते हो। घुटने का आगे का जो पैर है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, चारों तरफ नहीं घुमा सकते, इसको कब्जा संधि बोलते हैं। अचल संधि जो होती है, इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती, इसीलिए इसको अचल बोल देते हैं, यानी कि ये चलन नहीं करती, गति नहीं करती, है ना। ये हमारे सिर में पाई जाती है। दुराग्र जिसको खूंटी संधि कहते हैं, इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे, दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। ये संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ने का काम करती है। कौन सी संधि? खूंटी संधि, दुराग्र संधि। उल्लू जो है ये काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो वो मैना होती है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। कुछ जंतु हैं जो रेंगते हैं, जैसे आपका केंचुआ है, सांप आदि। केंचुआ पेशियों एवं सूक के मदद से रेंगता है और सांप पेशियों एवं वलय, छल्लों की मदद से रेंगता है। वहीं पर कुछ जंतु उड़ते हैं, जैसे पक्षी हो गए। पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, लेकिन जो शतुरमुर्ग होता है और एमू, ये पक्षी उड़ते नहीं है। शतुरमुर्ग और एमू पक्षी जो है वो उड़ता नहीं है, लेकिन ये काफी तेज गति से भाग सकते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे आपकी मछली तैरती है, आपकी बतख तैरती है ना। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है, और बतख अपने जाल युक्त जो उसकी पैरों की उंगलियां होती हैं, पादांगुलियों के कारण तैरती है। मेंढक भी अपने पादांगुलियों के कारण ही तैरता है। कुछ जंतु फुदकने का काम करते हैं, जैसे मेंढक जो है वो फुदकता है। ठीक है। कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे कि काकरोच के पास सारी ही क्रियाएं हैं। ये चढ़ता भी है, चलता भी है, उड़ता भी है। ठीक है, काकरोच। आगे बढ़ते हैं। और फिर जो पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, भाई पौधे तो चलते नहीं है ना। और परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना
उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाना, है ना, आदि उनमें गति को दर्शाता है कि पौधों में भी गति होती है। अगला है सजीवों में प्रजनन होता है। सजीवों में भी प्रजनन होता है। देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। जैसे जानवर अपने ही समान दूसरा बच्चा पैदा करता है, ये प्रजनन कहलाता है। प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा ही यह संभव हो पाता है। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम आप भी जरायुज में आते हैं। हम आप भी क्या हैं? जरायुज हैं। क्या हैं? जरायुज हैं। हमारे भी कान दिखाई दे रहे हैं, हमारे भी शरीर पर बाल होते हैं। कुत्ता हो गया, गाय हो गई, शेर, हाथी, इन सबको, ये सब बच्चों को जन्म देते हैं। इनको जरायुज कहते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके कान दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। जैसे आपका पक्षी हो गया, है ना, मेंढक हो गया, बत्तख हो गई, मछली हो गई आदि। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। आपका चमगादड़ हो गया, व्हेल मछली और जो सील मछली होती है, ये बच्चों को जन्म देते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ जीव और उनके बच्चों की बात कर लेते हैं। कुछ जीव और उनके बच्चे, जैसे कपी यानी कि कपी का जो बच्चा होता है उसे बच्चा ही बोलते हैं। चमगादड़, कुत्ता, शार्क, इनके बच्चों को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। पक्षी हो या पेंगुइन हो, उसके बच्चे को चूजा कहते हैं। तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं। ऊंट, हाथी, जिराफ, याक, इनके बच्चों को बछिया या बछड़ा कहते हैं। कौवा जो होता है उसके बच्चे को चूजा कहते हैं। मेढक, टेडपोल, बाज, यास, ओके। एंड घोड़ा या जेब्रा हो तो बछेड़ा या बछेड़ी। कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। बंदर के बच्चे को शिशु कहते हैं। खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है। पौधों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा होता है। परंतु उनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। कैसे? देखिएगा, कलम के द्वारा भी प्रजनन होता है, जैसे कि आपका गुलाब का पेड़ हो गया। कलिका, जिसको आंख द्वारा प्रजनन होता है, जैसे कि आपका आलू हो गया। पत्ती के द्वारा भी प्रजनन होता है, जैसे आपका ब्रायोफिलम हो गया, पत्थर चट्टा हो गया। जड़ के द्वारा, जैसे कि आपका शकरकंद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, इसको यहाँ पे प्रजनन होता है इनमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये आपने समझा कि पौधों में प्रजनन किस तरीके से होता है। अब देखिए, जीवों का जगतों में विभाजन किस तरीके से होता है। जीवों का जगतों में विभाजन, देखिए, सजीवों को दो मुख्य जगतों में विभाजित किया गया था। जितने भी सजीव हैं उनको मुख्य तरीके से दो जगत में विभाजित किया गया था। एक आपका पादप जगत, दूसरा आपका जंतु जगत। ठीक है, बाद में आर एच हिटेकर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। क्वेश्चन बनेगा, सजीवों को 5 जगतों में विभाजन करने वाले कौन हैं? एच हिटकर। ठीक है, अब इसमें पहले आपके आते हैं, पहला जो जगत है वो आता है मोनेरा जगत। इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत जो है, इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। कवक जगत, इस जगत में मशरूम, फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत, फ्लोरा जो है, इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। किसी भी जगह के जो पादप होते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। और जो पादप जगत है इसमें पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। जंतु जगत, जैसे फौना, इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है
पौधों के विषय में पढ़ेंगे और जंतु जगत में हम जंतुओं के विषय में पढ़ेंगे। किसी जगह के जंतुओं को फौना कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरा हम बात करते हैं मोनेरा जगत की। देखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, जीवाणु की खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणुओं से लाभ क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। जीवाणुओं से लाभ, जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दही के जमने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। दही जो है यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमती है। दही क्यों जमती है? दही जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण ही पनीर भी बन पाता है। जीवाणुओं के कारण ही सिरका बन पाता है। सिरका जो है गांव में मिलता है अक्सर। ठीक है, शहर के लोग नहीं जानते होंगे, गांव में सिरका मिलता है। अच्छा, ये जो जीवाणु होते हैं इनसे फायदे तो इतने हो गए। जीवाणु से हानियां क्या होती हैं, आइए समझते हैं। जीवाणुओं से बीमारियां भी फैलती हैं। जीवाणुओं के कारण ही भोजन खराब हो जाता है। रात का भोजन सुबह खराब हो जाता है, जीवाणुओं के कारण ही होता है। जीवाणुओं से बचाव कैसे करेंगे? जीवाणुओं से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में या उनमें नमक डाल करके रखा जाता है। इसीलिए जो अचार होता है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होता। ठीक है, जीवाणुओं से बचाने के लिए चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जैसे आपकी फ्रीज का इस्तेमाल आप इस समय करते हैं गर्मी में। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीजों को गर्म करके भी रखा जाता है, उससे भी चीज खराब आपकी नहीं होती है। जो प्रोटिस्टा जगत है, आइए अब इसके बारे में समझते हैं। इस जगत के जीव जो होते हैं वो मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव जो हैं वो जल में पाए जाते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही तरह के होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, आपका अमीबा, पैरामीशियम हो गया, ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। कवक जगत की अगर बात करें तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर, जहां पे नमी पाई जाती है, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। अच्छा, जो कवक होते हैं इनसे लाभ क्या होता है? देखिए, आप इस क्लास को अगर 2 बार भी देख लेंगे तो आपके लिए एनफ रहेगा। कवक से क्या लाभ होता है? कवकों से प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। प्रतिजैविक औषधियां किससे बनती हैं? कवकों से। कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि आपका मशरूम। मशरूम जो है वो एक कवक है जिसे हम लोग खूब बड़े चाव से खाते हैं। खमीर यानी कि ईस्ट भी एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ये जो कवक होते हैं इनसे कुछ हानियां, जैसे कवकों से बीमारियां भी फैलती हैं। कवक जो है ये चीजों को खराब भी कर देते हैं। जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक किनको कहा जाता है? जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कितना भी बड़ा जानवर अगर मर करके कहीं डाल दिया जाता है तो एक वो समय आता है कि वहां की जगह एकदम साफ हो जाती है। तो आखिर वो जो जानवर ऊपर पड़ा था पृथ्वी पर वो कहां गया? उसको कवकों ने निपटा दिया, कवकों ने साफ कर दिया, उस जमीन को साफ कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पादप जगत की, फ्लोरा की बात करते हैं। देखिएगा, इस जगत में वनस्पतियों यानी कि पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नोट कर लीजिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा। बिना पौधों के कैसा पर्यावरण? पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्रदान करते हैं। पौधों के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे अगर बात करें आकार यानी कि साइज के आधार पर,
तो आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए आपके शाक, दूसरे हो गए झाड़ी। शाक के बारे में समझते हैं। जो शाक होते हैं ये छोटे होते हैं, इनका जो तना होता है बड़ा कोमल, डेलिकेट और हरे रंग का होता है। शाक जो होता है इनमें बहुत सारी शाखाएं, टहनियां नहीं होती हैं। उदाहरण जैसे आपकी धनिया हो गई, धनिया खूब आप बाजार से लाते हैं, फ्री में लाने की कोशिश करते हैं, वो शाक ही है। गेहूं है, धान है, मेथी है, पालक है ना, ये सब शाक कहलाते हैं, शाक की श्रेणी में आते हैं। जो झाड़ी होता है ये शाक से बड़े होते हैं, इनका तना कठोर होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता, है ना। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं। जैसे आपका गुलाब का पेड़ है, नींबू है, गुड़हल है, ये बड़े नहीं होते ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ज्यादा मोटा तना नहीं होता है, कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। इनको झाड़ी की श्रेणी में रखा गया है। वृक्ष आप सभी जानते हैं ये झाड़ी से बड़े होते हैं, इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी डाल होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, नीम, कीकर, पीपल, इन सभी चीजें, ये सभी पेड़ होते हैं, है ना। उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो अत्यंत कमजोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं हो सकते, उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते उनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आपकी विसर्पी लता हो गई, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। जैसे पुदीना है, तरबूज आपने लगा हुआ देखा होगा तो जमीन पर ही फैला रहता है वो, खरबूजा है, खीरा है ना। आरोही लता हो गई, ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट है, मटर है, और भी बेल जिसको हम लोग कहते हैं गांव में। पौधों के कुछ भाग होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं। शैवाल, काई में ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। शैवाल, काई, है ना, जहां पानी ज्यादा रहता है वहां पे काई आ जाती है। कई बार जो है नल पर भी देखी जाती है, जहां नल लगा होता है उसके आसपास जहां पानी गिरता रहता है वहां पे काई देखी जाती है। अब देखिए पौधों के जो भाग होते हैं इनमें जड़ भी होती है। जड़ की बात करते हैं। जड़ जो होती है ये पौधे का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता, कह सकते हैं भूरे रंग का या सफेद, या थोड़ा और भी कलर में थोड़ा फर्क होता है ना। अब जड़ के कुछ कार्य होते हैं। क्या कार्य है? जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती है, जिसके कारण पौधा आंधी आने पर भी पेड़ गिरता नहीं है, क्योंकि उसको जड़ ने इतना जकड़ रखा है। जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। जितने भी खनिज पदार्थ हैं जिनको जो है कि जो पौधों के लिए, पेड़ के लिए यूजफुल है, उसको ताकत देता है, वो कौन देता है पौधे को? जड़ जो है वो मिट्टी से खींच करके लाती है, पौधे को देती है। कुछ जड़ें भोजन भी एकत्रित करती हैं। जड़ के कुछ प्रकार हैं, जैसे जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी मूसला जड़ें हो गई, जैसे मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि में पाई जाती है मूसला जड़ें। ठीक है, आपसे पूछ लेगा तुलसी में कौन सी जड़ पाई जाती है, आम में कौन सी जड़ पाई जाती है, तो याद रखिएगा इनमें मूसला जड़ें होती है। मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, मूसला जड़ें जो हम खाते हैं जैसे मूली, गाजर, सलगम, शकरकंद, टैपियोका, चुकंदर, इनको हम खाते हैं, है ना। झकड़ा जड़ें होती हैं जैसे गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधों में पाई जाती हैं। झकड़ा जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जैसे रेशेदार हो गई, ये जड़ें रेशे के रूप में होती हैं। जैसे आपका प्याज, लहसुन में जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, रोए टाइप में होते हैं। परजीवी जड़ें, ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर होती हैं, जैसे कि अमरबेल हो गई। एंड अब स्तंभ हो गया, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे बाजरा, मक्का, गन्ना हो गया। स्तंभ जो होते हैं ये जड़ें टहनियों यानी शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं, जैसे कि आपका बरगद हो गया। अब स्तंभ एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधों में जमीन के नीचे भी जड़ें होती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तने की, तो जो तना होता है पौधे का वो भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल
और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तने से पत्तियां और टहनियां यानी शाखाएं निकलती हैं। कुछ पौधों के तने जमीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू जो है ये पौधे का तना है, प्याज पौधे का जड़ है या तना, ये तना है, अदरक पौधे का जड़ है या तना, तो ये तना है जिसको हम खाते हैं। ओके, तना हरा या भूरे रंग का होता है। अब आगे बात करते हैं पत्तियों की। देखिए पत्तियां तने और टहनियों से निकलती हैं अलग अलग। इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, इसलिए हम समझा नहीं रहे हैं ना, जो सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं आपको बस पढ़ना है एक बार। तो पत्तियां तने और टहनियों से निकलती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होता है। भाई हर प्रकार के पौधे की जो पत्ती होती है उसकी जो संरचना है, उसकी संरचना अलग प्रकार की होती है, उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है ना। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। परंतु कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी या पीले रंग की भी होती हैं। पत्ती का काम क्या होता है, क्यों होती है पत्ती? देखिए पत्तियों के कार्य, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है। जो पत्तियों से जो जल होता है ना, जल, वो वाष्प के रूप में निकलता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो सूरज की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करता है। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सूरज की प्रक्रिया, अब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल के लेंगे, फिर सूरज की रोशनी में उसको जब क्रिया करवाएंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो हमारा 6C6H12O6 + 6H2 + 6O2 बनेगा। इस प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण एवं NADP यानी कि निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट का अपचयन होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे कम होता है? प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। पत्तियों की खुशबू से पता चल जाता है कि वे किस पौधे की पत्तियां हैं। जैसे भाई नीम की पत्ती हो तो उसको आप जान जाएंगे, तुलसी की पत्ती हो तो उसको आप तुरंत जान जाएंगे कि इसकी कितनी बढ़िया खुशबू है, किस पेड़ की पत्ती हो सकती है। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें सिरा कहा जाता है। पत्तियों के ऊपर जो दिखाई देती हैं रेखाएं उनको सिरा कहते हैं। और सिराओं की व्यवस्था सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। सिरा विन्यास दो प्रकार की होती है। जालिका सिरा विन्यास में सिराएं एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यानी कि जो सिरा विन्यास है, सिरा विन्यास दो प्रकार की होती हैं। एक पहली जालिका सिरा विन्यास, दूसरी आपकी समानांतर सिरा विन्यास। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधे की जड़ का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिरा विन्यास के आधार पर पौधे की जड़ का पता लगा सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, जैसे नीम, पीपल, गुलाब, मूली, ये सब हो गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा जड़ें होती हैं, जैसे केला, गेहूं, मक्का, घास हो गया, ठीक है। तो सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीजों के विषय में ये पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। किसके माध्यम से? सिरा विन्यास के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि जो बीज है वो दो भागों में टूट जाएगा या नहीं। यानी बीज द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। अगर सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो पौधा द्विबीजपत्री है, जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी,
नींबू हो गया। अगर शिराविन्यास समानांतर है तो पौधा एक बीजपत्री है, जैसे मक्का, गेहूं, प्याज, लहसुन हो गया। कुछ पौधों में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि आपका निपेंथिस का जो पौधा है उसमें जो पत्ती है वो उसने घड़े का रूप ले लिया है। फूल की बात करें तो फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। पौधों के प्रजनन अंग कौन होते हैं? फूल होते हैं। ठीक है, फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। अब इसमें आता है हमारा बाह्य दलपुंज, इसको समझ लेते हैं। फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियां जैसी रचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। फूल के नीचे मौजूद जो हरी पत्तियां होती हैं वो बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। बाह्य दलपुंज जुड़े भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, कपास, टमाटर आदि में, और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे आपका गुलाब है, कमल है, चमेली आदि। अगर बाह्य दलपुंज जुड़े हुए हों तो जरूरी नहीं कि उसकी पंखुड़ियां या दलपुंज भी जुड़े हुए हों, ये कलियों की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं दलपुंज की, पंखुड़ियों की। पंखुड़ियां हमारी रंगीन होती हैं पौधों की, ठीक है, हमारी नहीं पौधों की। अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं। पंखुड़ियां कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं और तितलियां इन्हीं पर आकर बैठती हैं। पुंकेसर क्या है? ये पौधे का नर भाग होता है। पौधे का नर भाग क्या है? पौधे का नर भाग हमारा पुंकेसर कहलाता है। देखिए आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत चुने हुए पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। पौधे का नर भाग होता है क्या? पुंकेसर, जिसमें पराग या परागकण होते हैं। वहीं पर बात करते हैं स्त्री केसर की। ये पौधे का मादा भाग होता है, जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। परागण के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बनते हैं। कुछ फूल गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी हो गया, गेंदा है, सूरजमुखी है। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, एंड रिमेंबर, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। और नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा फूल रफलेशिया, सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल आपका रफलेशिया है, सबसे छोटा फूल आपका वुल्फिया है। अच्छा, फूलों के उपयोग क्या है? देखिए भाई, ऐसा है, फूलों से आप जगह जगह नेताओं को माला पहना सकते हैं, यानी कि माला बनाई जाती है। दूसरी बात, फूलों से दवाई बनाई जाती है, जैसे कि आपका गुलाब हो गया, गुलाब से आप गुलाब जल हो गया। फूलों से आपके रंग बनाए जाते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, जीनिया फूल है ना। फूलों से इत्र बनते हैं, जैसे गुलाब, चमेली है ना, इत्र, परफ्यूम, डियो, सब फूल होते हैं। फूलों को खाया जाता है, जैसे आप कचनार खाते हैं, केला खाते हैं, सहजन, तुरई खाते हैं, कद्दू खाते हैं, सीताफल खाते हैं। ठीक है, लौंग, केसर भी फूलों से मिलता है। अगर फलों की बात करें तो फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल कहाँ से बनते हैं? फूलों के अंडाशय भाग से फल बनता है। फल के 3 भाग होते हैं, एक तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ठीक है, सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास आदि फल हैं। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू ये भी फल ही हैं। बीज की अगर बात करें तो फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। बीज खाए जाते हैं, जैसे दालें हैं, मूंगफली, गेहूं, चावल आदि। बीजों से तेल निकाला जाता है, जैसे सूरजमुखी, सरसों आदि। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व हैं, नमी और वायु होना बहुत जरूरी है, तभी तो बीज अंकुरित होगा। ऐसे सूखे में डाल देंगे तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा, उसका पौधा बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, है ना। बीजों के अंदर भ्रूण होता है, जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, बीज 2 प्रकार के होते हैं। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जैसे प्याज है, गेहूं है, मक्का, चावल, नारियल, ठीक है, ये एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री जैसे मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर आदि। नोट में याद रखिएगा, पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। आइए आगे कुछ विशेष जो पौधे हैं उनके बारे में बात करते हैं, कुछ विशेष पेड़ के बारे में बात करते हैं, कुछ विशेष पौधों के बारे में और पेड़ के बारे में समझते हैं। जैसे आपका जो पेड़ है क्रोटन, इसकी क्या खासियत है?
ये पौधा ये बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए, फसल को कब पानी चाहिए, किसान को फसल में कब पानी लगाना है। क्रोटन जो पौधा है ये बता देता है। कैसे बताता है? इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। मान लीजिए आपने खेत में गेहूं बोया तो इसको गेहूं के साथ ही लगा दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे क्रोटन काम करता है। पीपल का जो वृक्ष है इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है, आइए जानते हैं। ये एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ की खासियत ये है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। कौन सा वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं? वो हमारा पीपल का वृक्ष है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, चाहे हवा चल रही हो या ना चल रही हो, बिल्कुल हवा बंद हो फिर भी पीपल की पत्तियां हिलती रहती हैं। बरगद की क्या खासियत है, आइए बरगद के बारे में जानते हैं। देखा तो सबने होगा, यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिन्हें स्तंभ यानी कि खंभा जड़ कहा जाता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और इसकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं ताकि वो इसको सहारा दे सकें। ठीक है, जो पौधा हमारा केला होता है इसकी बात करते हैं। केला पेड़ नहीं है, एक शाख है। हम अभी पीछे शाख में पढ़ रहे थे, उदाहरण में केला लिखा था। ये एक शाख है क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। केले के फल एवं फूल दोनों खाए जाते हैं। अब ऐसा पौधा हम पढ़ने जा रहे हैं जो जानवरों को खा जाता है। इसका नाम निपेंथिस यानी कि घटपर्णी होता है। इसकी आकृति इस तरीके से होती है, इस तरीके से इसकी आकृति होती है। ठीक है, देखिए पहले तो समझिए, यह एक कीट भक्षी यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। कैसे खा जाता है अभी हम आपको समझाएंगे। यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेंढकों को भी खा जाता है, चूहों को भी खा जाता है, छोटे जीवों को भी खा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। ये लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। ठीक है, और होता क्या है, ये कैसे जानवरों को खाता है? इसमें से एक खास खुशबू निकलती है जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं इसकी खुशबू लेकर के। जब जानवरों तक इसकी खुशबू पहुंचती है तो वो इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ये मेघालय यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। मैं इसकी आकृति आपको समझाता हूँ ये होता कैसा है। ये जो निफेंथिस पौधा होता है ये इसकी आकृति कुछ ऐसी इस तरीके की होती है। ठीक है, ये ढक्कन यहाँ से इसका खुला रहता है, यहाँ से इसकी एक बहुत अच्छी गैस निकलती है या इसकी सुगंध निकलती है जो जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जानवर आए दौड़ते हुए इसकी तरफ, चूहा हो या मेंढक वगैरह, वो कूद करके इसमें ऐसे गिर जाते हैं, ऐसे इसमें गिर जाते हैं। जब जानवर इसमें यहाँ पे गिर गए तो ये अपना ढक्कन यहाँ से बंद कर लेता है, यहाँ लॉक लगा लेता है, ताला लगा लेता है, यानी कि अपना ढक्कन यहाँ से बंद कर देता है। जब तक जानवर अंदर पूरी तरीके से खा नहीं जाता ये, तब तक इसका ढक्कन नहीं खुलता है। इस तरीके से ये जानवरों का शिकार करता है। ये मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये इस निपेंथिस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये जो निपेंथिस पौधा है इसको इंग्लिश में निपेंथिस और हिंदी में घटपर्णी कहते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधा है, समझ गए आप इसके बारे में। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, बहुत फेमस एंड बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। कितनी? 4 मीटर होती है। इसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी होती हैं, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं इस पौधे पर। इसकी जड़ें
वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती हैं। वाह, जितनी वृक्ष की ऊंचाई होती है उससे 30 गुना ज्यादा गहराई तक इसकी जड़ें चली जाती है। इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये पौधा, ये पेड़ लगा है, जिस क्षेत्र में ये पेड़ लगा है, जब उस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी, यहाँ के रहने वाले लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी इसके तने में जमा रहता है। अब एक पेड़ है हमारा खेजड़ी का, आइए इसके बारे में जानते हैं। खेजड़ी के बारे में जानेंगे। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी जो छाल है ऊपर की, दवा के रूप में प्रयोग होती है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती। पौधे का, पेड़ का नाम क्या है? खेजड़ी वृक्ष। आइए बात करते हैं नीम की, जो हम लोगों के घर में भी होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। यह एक पतझड़ वृक्ष है। इसमें मूसला जड़ें होती हैं। इसके फल को निबोली कहते हैं। क्या कहते हैं? निबोली कहते हैं। नीम का जो फल होता है, जो आपने कभी खाया होगा तो कड़वा कड़वा सा लगता है ना, तो उसको निबोली कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियों से ये उपयोगी है। कई बीमारियों में ये हेल्पफुल है। इसे जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। नीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है। अब बात करते हैं तुलसी की, जो हम सबके घर में होती है। यह एक शाक है, पेड़ नहीं है। भारतीय संस्कृति में इसको पूजनीय माना जाता है। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं, हम लोग इसकी पूजा करते हैं। इसके औषधीय गुणों के कारण इसकी जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। जड़ी बूटियों की रानी किसको कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद होता है। चलिए आइए बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे मरूद भिद, यह पौधे मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो मरूद भिद पौधे होते हैं ये जो है मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी होती हैं। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, या फिर पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नागफनी आपने देखा होगा, कैक्टस में तना हरा एवं गूदेदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। इसमें जो तना होता है, तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। जैसे बबूल का पेड़ है, कीकर है, कैक्टस है, ये सारे पेड़ हमारे मरूदभिद की श्रेणी में आते हैं। अब आता है शमोदभिद। ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। ऐसी जमीन जहाँ खेती हो सके वहाँ ये पाए जाते हैं शमोदभिद पौधे। इनमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। उनमें शाखाएं भी होती हैं। इनके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं। जैसे आपकी मक्का हो गई, टमाटर हो गई, गेहूं, धान, ये सब शमोदभिद की श्रेणी में आते हैं। जलोदभिद में वो आते हैं जो जल में पाए जाते हैं। ये पौधे जल यानी कि पानी में पाए जाते हैं। इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है। इनमें पत्तियों पर मोमी परत होती है, जैसे कि आपका कमल हो गया, है ना, लोटस। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं संकरी होती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रीला हो गया। तो जलोदभिद में आपका कमल आता है, जल लिली आ जाता है, हाइड्रीला आ जाता है, ये सभी हमारे जलोदभिद पौधे हैं। लवणोदभिद की बात करें, ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों में जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आती हैं ताकि वे वायु ले सकें, है ना। जैसे कि आपका मैंग्रोव, सुंदरी पेड़ हो गया, ये लवणोदभिद है। अब बात करते हैं आतपोदभिद की, जिसको हेलियोफाइटस कहते हैं। सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो पौधे हैं ये केवल सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ठीक है।
ये पर्वतीय चरागाह एवं घास स्थल आदि में पाए जाते हैं। जैसे मुल्लिन हो गया, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, है ना, ये आपके आतपोदभिद की श्रेणी में आते हैं। सूर्य प्रकाश प्रेमी कहा जाता है इनको, इंग्लिश में हेलियोफाइटस कहा जाता है। अब बात करेंगे स्कियोफाइट की। देखिए ये छाया में उगते हैं, जिसके ऑर्किड है, फर्न है, काली मिर्च हो गई, है ना, ये जो है स्कियोफाइट की श्रेणी में आते हैं। जंतु जगत की बात कर लेते हैं, फौना की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा डीप समझ लेते हैं। देखिए जंतु जगत, इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है, जैसे पहले ही हमने थोड़ा शॉर्ट में इसको पढ़ लिया था। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि। रेंग कर चलने वाले जीव जैसे आपका सांप, छिपकली, केंचुआ आदि। कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि। पशु पक्षी और मनुष्य सभी जंतु जगत में आते हैं। ये सभी जंतु हैं, इसलिए जंतु जगत में आते हैं। मनुष्य में संवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। मनुष्य विभिन्न चीजों को खाता है जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंचना आवश्यक है जहां से वे बाहर निकल सकें। ठीक है, पाचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों या अंग तक पहुंचना और अपशिष्ट पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका जो है उत्सर्जन अंग वो होते हैं जहां से ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर आ सकें, वहां तक इनका पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी। परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता विलियम हार्वे हैं। आइए बात करते हैं रक्त, रुधिर, खून की बात कर लेते हैं। देखिएगा रक्त, रुधिर या खून, यह एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ है। हम आप सब में पाया जाता है। जिसको विश्वास नहीं है वो अपना थोड़ा सा कट लगाकर देख ले, ब्लड सब में है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद एक वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एंड काकरोच, केकड़े जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता। जो ब्लड है, खून है, ये काकरोच और केकड़े जैसे जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए उनका खून लाल नहीं होता। ठीक है, कार्य क्या है इनका, कार्य की बात कर लेते हैं। यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। आइए हृदय और दिल की बात कर लेते हैं। देखिएगा यह मनुष्य की बाईं छाती में स्थित होता है। जो आपका हृदय है, जो आपका दिल है, वो मनुष्य की बाईं छाती में स्थित है। इसका जो आकार है मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है, जबकि लोग इसको इस आकार में बनाते हैं कि ये हमारा दिल है ना। तो बाकी और जब इसको निकाल के देखो तो ये इस श्रेणी में बिल्कुल नहीं मिलेगा और मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों या कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर वाले दोनों भाग अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं। आइए यह और इसके बारे में जानते हैं। तो ये लगातार धड़कता रहता है, इसकी धड़कन बंद, वहीं पर जीवन लीला समाप्त। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों के दिल की धड़कन इससे ज्यादा भी होती है। जब हमें डर लगता है, डरने पर, या फिर जब हम बहुत खुश होते हैं, या फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। अगर कार्य की बात करें तो यह रक्त को पंप करता है ताकि रक्त पूरे शरीर में जा सके। आइए धमनी और शिरा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए धमनी के बारे में बात करते हैं। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियां दिल से निकलती हैं। शिरा की बात करें
तो सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होता है। सिराएं शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। मनुष्य के हाथ पैरों पर जो हरी हरी नलियां दिखाई देती हैं वे सिराएं होती हैं, जिसको हम लोग नसें कहते हैं, है ना। वही मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हम सबका जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है, जो रक्त समूह है वो अलग अलग, किसी का ए है ना, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ए है। ये 4 प्रकार के रक्त समूह ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ओके, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को दे सकता है, ठीक है, इसलिए ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। रुधिर रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ विशेष जानवरों के बारे में जान लेते हैं। कुछ विशेष जानवरों के बारे में जानते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिएगा, कुछ विशेष जानवर। वैसे तो सभी जानवर अपने आप में विशेष होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, परंतु यहाँ पर हम कुछ विशेष जानवरों को ही समझ लेते हैं। जैसे कि आपका बाघ हो गया, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, ठीक है। इसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। जो बाघ है इसकी आयु कितनी होती है? 26 साल, 26 ईयर्स होती है इसकी आयु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है। इसके कान इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा कान इसके मतलब कह सकते हैं कि वो एक्टिव होते हैं कि धीमे से धीमी आवाज़ को भी ये पहचान लेता है। ये अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। जितना आप लोगों को दिखाई देता है ना, ये उससे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है बाघ, ठीक है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक बालक इसका होता है। बाघिने यानी कि जो मादा बाघ होते हैं और बच्चे समूह में रहते हैं, और बाघिन जो है वो समूह की नेता होती है ना। मतलब इनमें भी लेडीज फर्स्ट होती है, कह सकते हैं, वही नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। ये अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जब ये रोरिंग करते हैं, जब ये दहाड़ते हैं तो 3 किलोमीटर दूर तक इनकी दहाड़ सुनाई देती है। ये मांसाहारी होते हैं। नोट, शेर में भी लगभग समान विशेषताएं होती हैं। हाथी की बात अगर करें तो हाथी जो है यह पृथ्वी के ऊपर यानी स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है कौन? हाथी। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। हाथी की आयु लगभग 70 साल की होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ये पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 कुंटल 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसलिए ये शाकाहारी है। इसको इतना मांस कहाँ से मिलता है? इसके बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल होता है। हथनियाँ जो हैं और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है क्योंकि वो एजेड है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, फिर वो अकेले ही विचरण करते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे।
हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेता है। आइए पेंगुइन के बारे में समझते हैं। पेंगुइन क्या है? यह ना उड़ने वाला पक्षी है। पक्षी तो है लेकिन उड़ता नहीं है। पानी में तैर सकता है, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ पर अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। ये समूह में रहते हैं। ठीक है, आइए व्हेल के बारे में जानते हैं। व्हेल मछली, यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल जो है ये पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है जो कि जो है उसमें रहती है, पानी में रहती है। ठीक है, हाथी पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जानवर है। व्हेल जो है पृथ्वी पर तो है लेकिन पानी में है, इसलिए ये भी सबसे बड़ा जानवर है। ये फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल की होती है। हाथी से ज़्यादा जीती है, 20 साल ये। चलिए सांप के बारे में जान लेते हैं। देखा तो सबने होगा लेकिन आज जान भी लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। ये रेंग करके चलते हैं। इनके दांत होते हैं, सांप के दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते, ये जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके काटने की जो दवाई है ना, वो इनके जहर से ही बनाई जाती है, कोई अलग से नहीं, इनके जहर से ही बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाम सुनिएगा। नाम, एक तो नाग है जिसको कोबरा कहते हैं, एक दुबोइया है, एक करैत है और एक अफाई है। कोबरा सांप घोंसला बनाता है, लेकिन अजगर जो है वो सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। ये किसानों के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं, जिससे हमारी फसल बची रहती है। आइए अब बात करते हैं केंचुआ के बारे में, फिर बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। क्लास हमारी एंड हो जाएगी। चलो पहले हम आपसे बता दें कि डियर फ्रेंड, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर जाइएगा, बताइएगा। एंड इसी तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते रहेंगे, बेहतर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बात करते हैं हम केंचुआ की। ये भी रेंग करके चलने वाला जीव है। ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का? भूरे रंग का होता है। इसकी जो आयु है वो लगभग 8 साल तक होती है। केंचुए की आयु 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और हमारी फसल अच्छी होती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी किसान के मित्र हैं क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। फसल अच्छी होती है, किसान खुश होता है। स्लॉथ के बारे में जानते हैं। जो स्लॉथ है डियर फ्रेंड, ये भालू जैसा जानवर है। ये रात्रिचर है और दिन में सोता है लगभग 18 घंटे। ये पेड़ों पर उल्टा लटक करके सोता है। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। आपको बता दें हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक है। ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। डियर फ्रेंड, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यू। थैंक यू।